नमस्कार, राष्ट्रभोग से मैं पवन केसवानी। मेरे साथ हैं इस वक्त दिनेश शर्मा जी। इनका मैं परिचय दूं इससे पहले मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस वक्त मैं रायपुर में हूं और यहाँ से तकरीबन 1300 किलोमीटर देश की राजधानी दिल्ली, और यहाँ से कोई पैदल जाकर अपनी मांगे बनवाने के लिए आंदोलन करे, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये वो शख्सियत है दिनेश शर्मा जी जो 40,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उस संगठन के, और इन्होंने कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया। आंदोलन का छत्तीसगढ़ में एक जाना पहचाना चेहरा है दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी आप बताएंगे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में 98 से जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, संयुक्त मध्य प्रदेश था, तब उस समय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यह आश्वस्त किया गया था कि उनका नियमितीकरण होगा। कालांतर में आज 24 साल हो चुके हैं, हालांकि 2 बार इस बीच नियमितीकरण हुआ, लेकिन अभी भी मांगे लंबित है और कर्मचारी बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किस शक्ल में कर रहे हैं, किस तरह से छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक दशा और दिशा खराब हो रही है, और आप अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं। थोड़ा प्रकाश डालेंगे, आंदोलन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपने पांव रायपुर से छत्तीसगढ़ की यात्रा की। जी, 1/1/1998 से आज पर्यंत तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण नहीं हो पाई है। हालांकि 2 बार नियमितीकरण जो हुई है 88 और 98 पूर्व की, वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने की। उस समय हमने डॉक्टर रमन सिंह जी से कहा था कि आप नियमितीकरण कर दीजिए, कोई रास्ता निकला नहीं, जिस कारण से हमको दिल्ली तक पदयात्रा करना पड़ा। और उस फलस्वरूप TS सिंहदेव उस समय वो जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने फोन लगाया, बकायदा मिलने का उन्होंने आग्रह किया था। इस प्रकार से जन घोषणा पत्र में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का जो मामला है वो शामिल हो गया। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर एक कसम खाई थी, जन घोषणा पत्र एक हाथ में जन घोषणा पत्र, एक हाथ में गंगा जल, कि हमारी सरकार आने के बाद हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। लेकिन आज पर्यंत तक लगभग 3 साल 9 महीना बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण नहीं हो पाई है। तो आंदोलन किस तरह से आप लोग करेंगे आगे और क्या कर रहे हैं अभी तक? जी, हम लगातार मुखर होकर के आंदोलन कर रहे हैं, और हमने एक संगठन का निर्माण किया है सभी संगठनों को मिला करके, जन घोषणा पत्र वादा निभाओ महासंघ, जिसके बैनर के तले हम जन आंदोलन करने जा रहे हैं। लगभग 10 लाख परिवार हम साथ में हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनियमित कर्मचारी 1,80,000, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, आंगनबाड़ी वाले भी है। जी, तो ये संख्या 10 लाख कैसे हो रही है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? जी, 5 लाख उसमें निवेशक अभिकर्ता संघ के ही लोग शामिल हैं। निवेशक अभिकर्ता संघ, चिट फंड कंपनी, अच्छा, वे भी हमारे साथ में शामिल हैं। अच्छा। और 180 अनियमित कर्मचारी, 1.5 लाख के करीबन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन, 10 लाख तो वो बेरोजगार युवक हैं। छत्तीसगढ़ की आबादी जो है जी, वो तकरीबन 2.5 करोड़ होने जा रही है। जी, आप जो संख्या बता रहे हैं 10 लाख, अगर हाँ। एक व्यक्ति पे 5 लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, जी, इस हिसाब से तकरीबन छत्तीसगढ़ की 20% आबादी जी, कहीं ना कहीं आपकी मांगों के साथ जुड़ी है और आंदोलन में शामिल है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये? जी बिल्कुल, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ। 2,55,45,198 2011 सेंसस की बात कर रहा हूँ। 2.25 करोड़ की हमारी आबादी है, और उसमें से 30% लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। 10 लाख युवाओं को तो नौकरी देने की बात कही थी इन्होंने, रोजगार देने की बात कही थी। जो रोजगार प्राप्त नहीं हो पाया वे भी हमारे साथ आएंगे, हमें पूरा भरोसा है। मैं एक बार समझना चाह रहा हूँ, आपने रायपुर से छत्तीसगढ़ पांव यात्रा न की, कितने लोग थे? शुरुआत में क्या था? क्या आपके पैरों में कितने छाले पड़ गए थे? क्या परिस्थितियाँ थी? क्या सुन के अजीब सा लगता है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे रायपुर से आपने दिल्ली तक की पद यात्रा की और उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। आज वो विषय प्रासंगिक है, हालांकि 4 साल हो चुके इस बात को, थोड़ा बताएंगे इस बारे में। जी, रायपुर से दिल्ली तक जो पद यात्रा है वो हमने एक संख्या बल पर की। शुरुआत में हम लोग यहाँ पे 40,000 दैनिक वेतन भोगी एकत्रित हुए, उसमें से 10,000 लोग पदयात्रा में शामिल हुए, और जब हम मार्ग पर निकले तो पैरों में छाले और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। स्वाभाविक सी बात है, इतनी लंबी दूरी तय करना है। रोज हम लोग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलते थे, और खुले आसमान के नीचे सोना, बारिश में भीगना, सारे विषय को हमने कष्ट सहते हुए छत्तीसगढ़ के आंदोलन स्थल से प्रारंभ किया। उसके बाद सिमगा, सिमगा से कवर्धा, कवर्धा से मंडला, मंडला से सागर, और सागर से होते हुए आगे
हम जो है उत्तर प्रदेश की सीमा वृंदावन और फिर धौलपुर राजस्थान होते हुए हरियाणा से फिर दिल्ली पहुंचे। लगभग हमको 38 दिन का पूरा समय लगा इस पहुंचने में। और वहां जाने के बाद जैसे परिस्थिति बनी थी, हमको बुलाया गया था दिल्ली से, जो है पीएमओ कार्यालय से आप आ जाइए, और यहाँ से भेज दिया गया था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ की प्रशासन और पुलिस व्यवस्था ने कहा कि आप जो है कल आपको हम मिलाते हैं, आइए। तो हम गुरुद्वारे में रुके और गुरुद्वारे में रुक करके दूसरे दिन हमको ले जाया गया पीएमओ कार्यालय। कितने लोग पहुंचे थे वहां तक? 55 लोग पहुंच पाए थे। 55 पहुंच पाए थे। जी। पीएमओ कार्यालय आप लोग गए जी, वहां से आश्वासन मिला होगा? जी बिल्कुल। आश्वासन आज भी कायम है? जी बिल्कुल। तो इस तरह से आश्वासन प्रदेश सरकार की ओर से भी कायम होगा, और केंद्र की ओर से क्या कायम था आश्वासन? मांग तो प्रदेश सरकार से है, केंद्र से हमारा इतना बस विषय था कि उसमें दखल दें। इस प्रकार से दैनिक वेतन भोगी भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। तो ये राजनीतिक मकसद आपका। जी, अभी अगले साल चुनाव है जी, तो जो संख्या वाला आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पे इतनी संख्या आती है तो राजनीति के समझने वाले अच्छी से समझते हैं कि आप दशा और दिशा, या चालू भाषा में कहूँ तो हालत खराब करने की ताकत रखते हैं। तो किस तरह से आप हालत खराब करने की बातें कह रहे हैं? आपकी बातों में तो एक जो बागीपन है और जो धमकी की बू आती है, थोड़ा स्पष्ट बताएंगे कि किस तरह से आप खोल के सरकार से भिड़ने के मूड में? जी, अभी ये जो सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम प्लेसमेंट जारी नहीं करेंगे, ठेका प्रथा बंद कर देंगे। इन्होंने फिर से ठेका प्रथा प्रारंभ किया, जिस कारण से हमारा मिलना हुआ उनके जिम्मेदार मंत्री रुद्र कुमार जी से, पीएचई के, और उनसे हमने कहा कि आपने कहा था, वादा किया था कि आप प्लेसमेंट नहीं करेंगे, आखिर प्लेसमेंट क्यों? तो उन्होंने कहा चुनावी वादा तो वादा होता है। हमारा दूसरा विषय पहुंचा कवासी लखमा जी से मिलने के लिए। कवासी लखमा जी से जब हम मिले तो उन्होंने कहा किस विभाग में काम करते हो? तो मैंने कहा मैं तो काम करता नहीं, काम छोड़ दिया हूं, लोगों के लिए काम करता हूं। तो बोलते हैं कि तुम दलाली कर रहे हो। किसने कहा ये बात? कवासी लखमा जी ने कहा कि तुम दलाली कर रहे हो। आप रुद्र गुरु जी से मिलने के लिए गए थे? जी, तो कवासी लखमा जी ने ये बातें कही? जी। और क्या रुद्र गुरु जी का क्या व्यवहार था? रुद्र गुरु जी ने कहा कि चुनावी वादा चुनावी होता है। दोनों सब बैठे थे वहां? नहीं, पहले हम मुलाकात किए रुद्र कुमार जी से, उन्होंने कहा चुनावी वादा चुनावी होता है। तब हमारे बस्तर के साथी जो हमारे साथ में थे वे बोले कि हमें जो है कवासी लखमा जी से आशा है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तब हम कवासी लखमा जी के पास पहुंचे और कवासी लखमा जी ने कहा कि तुम दलाली करते हो। तो कुल मिला के दलाल कह दिया कर्मचारी नेताओं को। परिस्थितियां आज जस की तस है, जो 2018 में थी, जो 98 में थी, जो 16 में थी और 2022 में है। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। आपको ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान क्या जोड़ना चाहिए? मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हर आंदोलन स्थल में जाती थी और कहती थी कि हम आपका मांग पूरा करेंगे, हमारी सरकार बना दो। तो अभी भाजपा आती होगी विपक्ष में। तो जी, मैं पूछता हूं क्या वो दलाली कर रहे थे? मैं पूछता हूं। नहीं, ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब पहले विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो आती थी, तो अभी भाजपा ही आती, भाजपा आती है अभी? जी बिल्कुल, उतनी बार आती जितनी बार कांग्रेस आती थी। मेरे ख्याल से भाजपा तो उतनी बार नहीं आ रही है जैसे कांग्रेस दर दर पहुंचती थी। और एक विषय और उन्होंने कहा था, आइए सुकमा आइए जगदलपुर आइए, चुनाव लड़ते हैं। तब मैंने कहा था कि हम कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। चुनौती दी है सुकमा के लड़ने की? कवासी लखमा जी ने चुनौती दी, आइए चुनाव लड़िए। तो हमने कहा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, ना राजनेता नहीं, किसी अभी क्या इरादा है आपका 2023 में? क्या आप चुनाव में उनको या ऐसे लोगों को या भाजपा या कांग्रेस क्या किसी का साथ देंगे, या आप इसी तरह की जो बातें कह रहे हैं, मैं सीधे कहूँगा कि जो धमकी दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, कि क्या निपटाने के मूड में हैं आप लोग उनको, जो लोग आपके साथ नहीं हैं? जो जनता के साथ में है हम उनके साथ में हैं, और जो जनता के साथ में नहीं है वो बिल्कुल निपटेंगे। 2023 में जनता जवाब देगी इसका, बिल्कुल। आप को क्या उम्मीद है? अभी समय थोड़ा बचा हुआ है, तकरीबन 1.25 साल का समय है या उससे थोड़ा ज़्यादा है जी। अभी बाजी पलटी नहीं है जी, अभी बहुत सारी घोषणाएं होनी हैं जी। 2018 का चुनाव आपको याद होगा, तब आप जैसा खुद आप कह रहे थे कि गंगा जल लेके जी साथ में घोषणा पत्र था। तो इस बार भी हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो। उसके पहले आपका नज़रिया है? क्या आपको उम्मीद नहीं लगती कि 2023 के पहले आपकी मांगे मान ली जाएगी? हम आशावादी लोग हैं, हम सारा आसमान नहीं मांग रहे हैं, हम मुट्ठी भर अपना अधिकार मांग रहे हैं और आशा है कि ये हमें मिल जाएगा। जी,
तो आप समझ सकते हैं ये आवाज़ है, ये दर्द है, ये जनमंच है। आप भी अगर चाहते हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, जो कि जीने लायक पगार तक नहीं पा सकते, बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग अलग मंचों से बातों को रखा जाता है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हम चाहेंगे कि यदि इनकी आवाज़ सिस्टम में बैठे उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने वादा किया था, तो आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अगर राय देंगे तो हम दिनेश शर्मा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के हजारों लाखों लोगों की आवाज़ बन सकते हैं। निवेदन है, प्रार्थना है। नमस्कार।